नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम फिर से आपकी कक्षा 12 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के 13वें पाठ महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन यानी महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट पर चर्चा करने के लिए आए हैं। पिछले वीडियोस में हमने ये देख लिया था कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था उसकी सारे पहलुओं को हमने अच्छे ढंग से समझ लिया था, उस पर चर्चा कर ली थी। और फिर हमने देखा था कि महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था 1922 में ही, लेकिन फिर वैसे तो उनको 6 साल की सजा दी थी जस्टिस ब्रूमफील्ड ने, लेकिन 2 साल बाद ही यानी 1924 में ही उन्हें रिहा कर दिया गया। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब असहयोग आंदोलन खत्म हो गया और एक नया आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, इस बीच की अवधि में गांधी जी ने बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव वर्क, रचनात्मक कार्य किए। उन सब के बारे में हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था, तो आज हम उससे आगे चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस बीच की अवधि में यानी जब गांधी जी जेल से छूट के आए 1924 में, तो वो सीधे राजनीति में उन्होंने शामिल होना नहीं चाहा और वो समाज के सुधार के लिए, लोगों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहे। लेकिन फिर 4 साल बाद यानी कि 1928 में हमें एक ऐसा मौका दिखाई देता है जहां गांधी जी दोबारा से राजनीति में आने पर विमर्श करने लगे, थोड़ी तैयारी करने लगे। 1928 में भारत में साइमन आयोग आया था, जो भारत की संवैधानिक समस्याओं को, संवैधानिक स्थिति की जांच करने आया था और उसके आधार पर अपनी सिफारिशें करने आया था। भारत के लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया था क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे और एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कि भाई तुम भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, भारत की संवैधानिक स्थिति की जांच करोगे, भारत की समस्या को जानना चाहोगे और एक भी भारतीय है नहीं, सारे अंग्रेज हैं, तो ये तो भारतीयों का ही अपमान है। तो इस वजह से भारतीयों ने उसका विरोध किया। गांधी जी साइमन आयोग का जो विरोध में जो आंदोलन चला, गांधी जी उसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस साइमन आयोग के विरोधी आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया, यानी लोगों का समर्थन किया। फिर ऐसे ही एक और स्थिति हम देखते हैं, गुजरात के बारदोली में किसानों का आंदोलन चला वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, और उसको भी गांधी जी ने अपना आशीर्वाद दिया, यानी उसका समर्थन किया। और उसी बारदोली आंदोलन में ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी ने दी। तो आप देख रहे हो कि गांधी जी का मन अब दोबारा से राजनीति की तरफ आने का करने लगा है। उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध में चलाए गए आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने बारदोली में किसानों के द्वारा चलाए गए आंदोलन का समर्थन किया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि गांधी जी का मन अब राजनीति की तरफ बढ़ने की तरफ फिर से करने लगा है। बीच में वो केवल रचनात्मक कार्यों तक ही सीमित रह गए थे। फिर एक बड़ा मौका आया जिसमें गांधी जी अब खुलकर राजनीतिक स्तर पर सक्रिय दिखाई दिए, और वो था 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का 1929 का लाहौर अधिवेशन दो मुख्य बातों के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है। पहली बात यह कि इस अधिवेशन में जो पुराने अध्यक्ष थे, 1928 के जो अध्यक्ष थे, वो थे मोतीलाल नेहरू, और अब 1929 के सेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बन रहे थे जवाहरलाल नेहरू। तो यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को नेतृत्व स्थानांतरित हो रहा था, यानी कांग्रेस में अब युवा पीढ़ी आ रही थी, अब नेतृत्व युवाओं के हाथ में आ रहा था। तो एक तो ये महत्व था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन का, और दूसरा जो और भी ज्यादा बड़ा महत्व था वो ये था कि इसी 1929 के अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम वाला जो अपना प्रस्ताव है वो पारित कर दिया। अब तक कांग्रेस की मांग ये थी कि भारत को केवल डोमिनियन स्टेटस ही मिल जाए, वो ही बहुत है, यानी भारत रहेगा अंग्रेजी राज के अंतर्गत ही, लेकिन वो अपना स्वशासन अपने चलाएगा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, चाहे भले ही उसका राजा अभी भी जो इंग्लैंड का राजा है वो ही बना रहे।
तो वो डोमिनियन स्टेटस की मांग हुआ करती थी। लेकिन अब 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित कर दिया, तो यानी अब भारत को पूरी तरह से आजादी दिलवानी है, जिसमें हम अंग्रेजों के राज से, अंग्रेजों के साम्राज्य से बिल्कुल स्वतंत्र होकर अलग अपना स्वतंत्र रूप से राज करेंगे। तो इस तरह का जो प्रस्ताव पारित किया गया 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में, ये इसका महत्व है। ये दो इंपॉर्टेंट कामों की वजह से इसे आज भी जाना जाता है। और आपसे जो इसका मैप वर्क आता है ना, आपका जो मानचित्र में जो दिखाया जाता है, तो मानचित्र वाले क्वेश्चन में भी लाहौर अधिवेशन महत्वपूर्ण है, उसमें भी आ सकता है। तो अब हम देख रहे हैं कि इस लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। तो इसीलिए 26 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब भारत आजाद भी हो गया तो उसने अपना जो संविधान है वो 26 जनवरी के दिन ही लागू किया, ताकि उस दिन का महत्व बना रहे। तो 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के नेतृत्व में मनाया गया। तो यहां गांधी जी सक्रिय रूप से राजनीति में आते हुए दिखाई दिए। वो स्वयं आगे बढ़ चढ़कर गांधी जी जो आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ये स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाना चाहिए। पूरी कमान एक तरह से उन्होंने संभाल ली कि किस तरह से हम अपने स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। तो गांधी जी ने उस दिन 26 जनवरी 1930 को एक तो देशभक्ति के गीत गाए गए, तिरंगा झंडा फहराया गया, इस तरह से मनाया गया। गांधी जी ने आगे बढ़ चढ़कर उसमें और क्या क्या निर्देश दिए और क्या क्या करना है, तो जरा उसके बारे में आपसे एग्जाम में सवाल आता है कि 26 जनवरी 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया। तो हम उसी के बारे में अब पढ़ रहे हैं कि क्या क्या किया गांधी जी ने। इसको ध्यान से आपको याद रखना और इसी को पॉइंट वाइज लिखना है। तो गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस को जो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाना है, इस दिन को कैसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि स्वतंत्रता की उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों, यहां तक कि सभी कस्बों में एक साथ की जाए तो बहुत अच्छा होगा। अगर सभी जगह पर एक ही समय में संगोष्ठियां हो तो और भी अच्छा होगा। तो यानी गांधी जी बढ़ चढ़ के पूरे निर्देश दे रहे, पूरा प्लान बना रहे हैं और सबको एग्जीक्यूट करने के लिए कह रहे हैं कि ऐसे करो, ये करो तो और अच्छा रहेगा, ये करो तो और अच्छा रहेगा। तो यानी अब गांधी जी खुलकर दोबारा से राजनीति में आने लगे हैं। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए। जैसे पहले मुनादी करते थे ना, नगाड़े पीट पीट के भाई उस दिन ये होगा, सबको सूचना। उस समय कोई रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीजें तो होती नहीं थी। तो लोगों को कैसे सूचना दी जाती थी किसी घटना की, तो भाई मुनादी पिटवाई जाती थी, नगाड़े पीट पीट के गांव गांव शहर शहर घूम के बताया जाता कि उस दिन ये होना है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि नगाड़े पीट कर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए कि कब संगोष्ठी होगी स्वतंत्रता दिवस की, इस बात की मुनादी पिटवा के, नगाड़े पीट पीट के सबको बताया जाए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराए जाने से समारोह की शुरुआत होगी। गांधी जी ने पूरा प्लान बना रखा है कि कैसे कैसे उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को सुबह सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, उससे समारोह की शुरुआत होगी। फिर बाकी दिन और क्या करना है, तो गांधी जी ने पूरा प्लान बना रखा है। वो बता रहे हैं दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा हो अथवा हिंदुओं व मुसलमानों के पुनर्मिलन का काम हो अथवा निषिद्ध कार्य, प्रोहिबिशन वर्क यानी शराब बंदी, शराब की दुकानों पर धरना देने का काम हो, ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा। तो उन्होंने पूरा बता दिया कि पूरे दिन क्या क्या करना है। सुबह सुबह झंडा फहराना है, फिर पूरे दिन कुछ अच्छे कंस्ट्रक्टिव काम करने हैं, चाहे तो सब मिलकर चरखा चलाएंगे, सूत बनाएंगे या फिर सूत काटेंगे, या फिर अछूतों की सेवा करेंगे, या फिर हिंदू मुसलमानों की एकता के काम करेंगे, या फिर शराबबंदी जैसे कामों को बढ़ चढ़ कर करेंगे। पूरे दिन हमें ये करना है, ये कंस्ट्रक्टिव काम करनी है। और
तो उन्होंने कहा कि ये सब करना असंभव भी नहीं है, सब मिलकर करें तो ये सब चीज हो जाएगी। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़ता पूर्वक यह प्रतिज्ञा लेंगे कि उन्होंने ये भी बताया कि इस स्वतंत्रता दिवस पे सब लोग एक प्लेज लेंगे, एक प्रतिज्ञा लेंगे, शपथ लेंगे। क्या लेंगे? वो अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है, इनअलाइनेबल राइट है। और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का भी अधिकार होगा, अधिकार है। तो इस तरह से सब लोग अपनी प्रतिज्ञा भी लेंगे। तो एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया गांधी जी के नेतृत्व में। तो गांधी जी ने एक पूरा प्लान बना रखा है कि भाई नगाड़े पीट पीट के सबको सूचना दी जाएगी, एक ही समय पे सब जगह ये कार्यक्रम शुरू होगा, एक ही जगह पे संगोष्ठियां होंगी, एक ही समय पे सब प्रतिज्ञा लेंगे और सुबह सुबह राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। उसके बाद दिन भर में जो कंस्ट्रक्टिव काम है कि भाई सूत काटने का या अनटचेबल्स जो है अछूत उनकी सेवा करने का, हिंदू मुसलमान की एकता के कार्य करने का या शराबबंदी जैसे कार्य करने के, इन पूरे दिन भर हम ऐसे अच्छे अच्छे काम ही करते रहेंगे और सभी मिलकर शपथ भी लेंगे। तो यही सब बातें आपको पॉइंट वाइज बतानी है, आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो अब जब ये कार्यक्रम हुआ 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया तो काफी प्रयास हुआ, लेकिन इसका कोई व्यापक असर नहीं पड़ पाया जनमानस पे। आप बता सकते क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अमूर्त चीज है भाई। आम लोगों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, अनपढ़ों को कहा जा रहा है भाई हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो अब उन्हें यही समझ में नहीं आ रहा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या चीज है, क्या है स्वतंत्रता, यही उनको समझ में नहीं आया। तो इसलिए इसका कोई लोग मतलब कांग्रेस के लोगों ने तो इसमें भाग लिया, लेकिन आम लोगों पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। तो कोई ज्यादा व्यापक लोगों का पार्टिसिपेशन, सहभागिता नहीं हो पाई। तो अब गांधी जी को लगने लगा कि अब हमें कोई एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहिए जो लोगों के दिलों के करीब हो और जिससे लोग सीधे जुड़ सकें। केवल ये कहना कि हम स्वतंत्रता लेंगे, तो स्वतंत्रता का तो मतलब ही नहीं समझ में आ रहा इन्हें। तो ये पूरे तन मन से, पूरे जोश से समर्थन ही नहीं कर रहे, पूरे आगे बढ़ के सहभागिता ही नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि स्वतंत्रता क्या है, इससे स्वतंत्र होने से हो क्या जाएगा। तो अब कोई एक ऐसा मुद्दा हम लेकर आंदोलन करें जो जनता के सीधे आम जीवन से जुड़ा हो, जनता के दिलों से जुड़ा हो। तो अगर हम उस मुद्दे को उठाएंगे तो जनता अपने आप ही कांग्रेस के इस कार्यक्रम में, इस आंदोलन में शामिल होगी, बढ़ चढ़ के भाग लेगी। तो यहां आपको गांधी जी की समझदारी की प्रशंसा अवश्य ही करनी पड़ेगी। वो एक बहुत ही कुशल रणनीतिज्ञ थे। उन्हें पता था कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जो जनता के बिल्कुल दिलों के करीब है और जिसे उठाने से जनता की बड़े स्तर पे भागीदारी हो पाएगी कांग्रेस के आंदोलन में। तो उन्होंने नमक नमक का मुद्दा उठाया कि जो नमक पे सरकार, अंग्रेज सरकार टैक्स लगाती है, उसका विरोध करने का मुद्दा उठाया। वो हुआ ये था कि जो उस समय, यानी कि जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का, तो नमक जैसी जो आवश्यक चीज है, जो हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, आदिवासी हो या शहर का व्यक्ति हो, गांव का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को अपने भोजन में नमक की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी क्रूर थी, इतनी दमनात्मक थी कि वो इतनी अनिवार्य चीज पर भी बहुत भारी मात्रा में टैक्स लगाती थी। उसने सारे लोगों को, भारतीयों को मना कर रखा था कि कोई भी भारतीय व्यक्ति, निजी व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, केवल सरकार की देखरेख में नमक बनेगा, उसी को बाजार में बेचा जाएगा, सबको उसे ही खरीदना पड़ेगा और उस पर भारी टैक्स देना पड़ेगा। तो गरीबों के ऊपर ये एक तरह का सीधा सीधा अत्याचार था। गांधी जी ने
अपने द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, जो पेज नंबर 357 पे आपको बॉक्स दे रखा है, उसमें इसका पूरा डिटेल में वर्णन किया है कि वो उन्होंने नमक का मुद्दा क्यों उठाया। और जैसा मैंने आपको बताया ही है कि ये जो बॉक्स में आपको चीजें दी जाती हैं, ये सोर्स बेस्ड, ये सोर्स होते हैं और एग्जाम में आपसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यानी यही पैराग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा और इसके आधार पर वहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जब तक आप इस बॉक्स में लिखी सामग्री को पहले से अच्छे ढंग से नहीं जानते होंगे, समझते होंगे, तो एग्जाम में, परीक्षा में आप उसका सही उत्तर, सही अच्छे ढंग से उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस सोर्स को पढ़ेंगे, सोर्स 3 को, जो पेज नंबर 357 पर दे रखा है, तो इसमें गांधी जी, आप खुद पूरा पढ़ना, मैं बस मुख्य बात बता रहा हूं। तो इसमें गांधी जी ने जो मुख्य ऑब्जेक्शन उठाए नमक पे कर लगाने के, वो ये थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि भाई जो ये हमारी जो नमक है वो राष्ट्र की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हर गरीब अमीर, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, गांव वाला शहर वाला, सभी लोग इसे खाते हैं। तो इस पर टैक्स लगा के सरकार देश के हर नागरिक पर जुल्म कर रही है। एक तो ये उन्होंने मुद्दा उठाया। दूसरा उन्होंने दूसरा मुद्दा जो उठाया वो ये कि इसको नमक का उत्पादन करने से आम व्यक्तियों को रोका जाता है कि केवल सरकार ही करेगी, सरकार की ही मोनोपोली होगी। ये भी बहुत गलत बात है। तीसरा उन्होंने ये बताया कि जो नमक प्रकृति से अपने आप पैदा हो जाता है, अपने आप बन जाता है, सरकार उसको भी कलेक्ट नहीं करने देती कि लोग समुद्र तट से जाके वहां से उठा लाएं, जो अपने आप ही प्रकृति ने बना के रख दिया है। सरकार उसको नष्ट करवाती है, उसके लिए अपने कर्मचारी अधिकारी रखती है और वो सरकारी तनख्वाह पर, सरकारी यानी टैक्स पेयर से के खर्चे पर नमक नष्ट करने का काम करते हैं। जो चीज अपने आप प्रकृति ने बना के समुद्र के किनारे फेंक दी, वो भी लोगों को नहीं उठाने दे रही सरकार, और उसे नष्ट करने के लिए और ऊपर से सरकारी पैसा और खर्च कर रही है और उस पर 14 गुना ज्यादा टैक्स, यानी जितनी उसकी लागत है उससे 14 गुना ज्यादा का टैक्स लगा के गरीबों को लूट रही है। और नमक ना बनाने देकर जो हमारे गांव में एक अच्छा ये जो ग्रामीण रोजगार हो सकता है ग्राम उद्योग के तौर पर, उससे भी लोगों को वंचित करके उन्हें बेरोजगार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूखे लोगों से भूखे लोगों से 1000% से अधिक की उगाही कर रही है। और इसको नष्ट करने के लिए जो जनता से, जो टैक्स पेयर है, उनसे जो पैसा कलेक्ट किया गया है, उसी को खर्च करके जो है वो कर्मचारी अधिकारी रख रही है और वो नमक नष्ट करने पे लगे, बजाय बनाने के उसे नष्ट कर रहे हैं ताकि किसी को फ्री में मिल ना जाए। सारे जो भी लोग हैं वो केवल सरकार के बने नमक को ही खरीदें। जो ये फ्री नमक प्रकृति ने बना के समुद्र के किनारे डाल दिया है उसको नष्ट कर दे, यानी किसी के काम ना आ जाएगी। तो ऐसी अत्याचारी सरकार है। तो गांधी जी ने बहुत सोच समझ के देखा कि इस मुद्दे की वजह से जो नमक पर जो टैक्स लगाया जाता है, पूरी जनता नाराज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे उत्तर भारत का हो, चाहे दक्षिण भारत का हो। हर व्यक्ति नमक पर जो सरकार ने अपना एकाधिकार कर रखा है, अपनी मोनोपोली कर रखी है और जो उस पर इतना भारी टैक्स लगा के जनता को लूट रही है, इससे हर व्यक्ति नाराज है। तो गांधी जी को लगा कि अगर मैं नमक कानून, जो नमक कानून क्या था कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति, कोई भी आम व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, केवल सरकार बनाएगी और सरकार के जो नमक बेचेगी उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाएगी, सबको वही खरीदना पड़ेगा। इसी को कहते हैं नमक कानून। कोई व्यक्ति नमक नहीं बनाएगा, केवल सरकार बनाएगी। तो गांधी जी ने कहा कि अगर मैं नमक कानून को चुनौती दूं और इसको तोड़ूं तो आम जनता के बिल्कुल हृदय से लगी चीज है ये। हर कोई नमक के कानून से प्रभावित है और उससे दुखी है। तो अगर मैं ये मुद्दा उठाऊं तो सारे लोग कांग्रेस के आंदोलन से जुड़ जाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के नमक कानून तोड़ने का मुद्दा उठाया। तो नमक एक अधिकार के जिस मुद्दे को गांधी जी ने चयन किया, वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका जाता था
और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। जो नमक पर सरकार ने अपनी मोनोपोली स्थापित कर रखी थी, इससे जनता बड़ी नाराज थी, अलोकप्रिय था, अनपॉपुलर मूव था ये। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेजी राज को नहीं आया। यह बहुत महत्वपूर्ण सेंटेंस है और इस पर आपसे परीक्षा में सवाल भी पूछा जा सकता है। यानी सारे भारतीय तो समझ गए कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, सब एकजुट होने लगे गांधी जी के नेतृत्व में इस नमक कानून के विरोध में। लेकिन अंग्रेजों को, जो खासकर जो लॉर्ड इरविन था, जो उस समय का वायसराय था, उसने इस बात को कोई गंभीरता से लिया ही नहीं। गांधी जी ने उसे चिट्ठी लिखकर कहा था वायसराय को कि आप ये नमक कानून है खत्म कर दो और सब लोगों को नमक बनाने का अधिकार दे दो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे। उसने बहुत लाइटली लिया, बड़े हल्के में लिया। उन्होंने कहा इससे क्या हो रहा है। उसने उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लिया। ये उसकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। उसको ये समझ में नहीं आया कि ये मुद्दा बहुत व्यापक बनने वाला है और इस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता और हुआ। तो ये वो इस बात को समझने से चूक गया। तो इसीलिए लिखा है, किंतु अंग्रेजी राज को यह बात समझ में नहीं आई, इसका महत्व समझ में नहीं आया और उसने गांधी जी को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा अरे जो करना करने, तो इससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता, कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता इस बात का। तो ये उसकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को ना समझ सके। तो फिर जब इरविन ने कुछ नहीं कहा और ना उनके जवाब दिया उनके पत्र का, तो फिर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर, जो दांडी तट पर समुद्र की ओर चलना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में तो वो अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ, 78 कार्यकर्ताओं के साथ चले थे, लेकिन रास्ते में उनकी ये जो जुलूस था 78 लोगों का, वो लगातार बढ़ता चला गया। जिस गांव से, जिस कस्बे से, जिस शहर से निकलते, वहीं के लोग उनके साथ होते जाते। तो शुरुआत 78 लोगों से हुई, लेकिन जब वो दांडी तट पे पहुंचे तो हजारों लोग उनके साथ थे। तो अपने वहां से उन्होंने चलना शुरू किया। तो 3 हफ्तों बाद, यानी 6 अप्रैल 1930 को वो गुजरात में दांडी तट, जो समुद्र का किनारा दांडी, ये भी आपको याद रखना है, ये भी मैप का क्वेश्चन है, आता है कि दांडी दिखाओ। तो गुजरात में जो समुद्र तट पर है दांडी, उसे आपको मैप पर दिखाना अच्छी तरह से आना चाहिए। तो वो वहां कब पहुंचे? 6 अप्रैल 1930 को। तो वहां पहुंच गए अब, और वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना लिया। यानी उन्होंने वो कानून तोड़ दिया, नमक कानून तोड़ दिया, क्योंकि नमक कानून कहता है कि कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता, केवल सरकार बनाएगी। गांधी जी ने दांडी तट पे पहुंच के नमक बना के उस कानून को तोड़ दिया। इसीलिए इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है। जो असहयोग आंदोलन था, उसमें किसी कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने नहीं कहा था, केवल अंग्रेजों से असहयोग करने, कि हम उनकी चीजें ना खरीदें, उनके नौकरी ना करें, केवल ऐसे करने को कहा था। लेकिन ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सरकार ने, जो गांधी जी ने जानबूझकर कानून तोड़ दिया और सब लोगों को कहा कि अब अंग्रेजी सरकार के जो अन्यायकारी कानून है, इनको अब ना माने और इन कानूनों को तोड़ा जाए। इसीलिए इसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं। लेकिन फिर भी इसमें सविनय है, सिविल है, यानी हिंसा नहीं करनी। कानून तोड़ो, फिर पुलिस आपको पीटेगी तो चुपचाप पिटो, जेल ले जाएगी तो चुपचाप जेल जाओ, लेकिन पलट के ना पुलिस को मारना है, ना पथराव करना है, ना कोई हिंसा करनी है। ये डिसोबीडियंस तो है, अवज्ञा तो है। हम सरकार की बात नहीं मान रहे, उसके कानून तो तोड़ रहे हैं, लेकिन कानून तोड़ते समय भी हिंसा नहीं करेंगे। ये खास बात है। तो इसलिए से कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये शुरू हो गया
जब 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तब। और जिस प्रकार गांधी जी साबरमती से दांडी तट की तरफ यात्रा की थी, नमक यात्रा, तो इसी तरह की और भी यात्राएं, नमक यात्राएं, सॉल्ट मार्च जो थे, वो भारत के और भी अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस के नेतृत्व में हुए। जैसे दक्षिण भारत में चेन्नई में जो राजा जी थे, सी राजगोपालाचारी, उनके नेतृत्व में ये आंदोलन भी, ऐसी एक यात्रा हुई थी और उन्होंने भी समुद्र पे जाके नमक कानून तोड़ा था। तो गांधी जी के नेतृत्व में तो मुख्य कार्यक्रम हुआ साबरमती से चलते हुए दांडी तट पे पहुंच के, लेकिन हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में गांधी जी के जो अनुयायी थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही सॉल्ट मार्च भी किए थे और भी किए थे, और उन सब ने भी समुद्र पर जा जाकर नमक बना के नमक का कानून तोड़ा। अब हम एक बात इस पर और भी देखते हैं कि केवल यह आंदोलन नमक कानून को तोड़ने तक ही सीमित नहीं था। जैसे असहयोग आंदोलन में जो कांग्रेस का आधिकारिक कार्यक्रम था कि क्या क्या करना है, लोग उससे अलग हटके भी अपने हिसाब से जो आंदोलन करने लगे थे, अपने हिसाब से अपनी मनमर्जी के, अपने फायदे के काम करने लगे थे, सब अंग्रेजों के विरोध में। इसी तरह से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, यानी असहयोग आंदोलन में भी हमें दिखाई देता है कि इसके में भी, इस आंदोलन में भी लोगों केवल नमक कानून ही नहीं तोड़ रहे थे और बहुत सारे काम कर रहे थे। क्या क्या काम कर रहे थे? जो किसानों ने और आदिवासियों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानूनों, यानी जो फॉरेस्ट लॉज थे, उनका उल्लंघन किया, उन्हें उनका वायलेशन किया, क्योंकि इन कानूनों के कारण वे अपने मवेशियों को, अपने जानवरों को जंगलों में नहीं चरा सकते थे, जहां वो एक जमाने में बेरोक टोक जाते थे। अब अंग्रेजों ने उनका वहां जाना बंद कर दिया था। तो इन फॉरेस्ट लॉज को, इन जंगल के कानूनों को तोड़कर ग्रामीणों ने, आदिवासियों ने दोबारा से जंगलों में, जो रिजर्व फॉरेस्ट थे जहां जाना मना था, वहां दोबारा से अपने जानवरों को ले जाके चराना शुरू कर दिया। वहां से पत्ते, लकड़ी और जो वन उत्पाद होते हैं उनको लाना शुरू कर दिया। तो एक तरह से जंगल कानूनों का उल्लंघन हो गया इसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत ही। और भी कई काम हुए, जैसे फैक्ट्रियों में, कारखानों में कर्मचारियों ने, मजदूरों ने हड़ताल कर दी। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया कि हम वहां पे मुकदमे में पैरवी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा संस्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1920-22 की तरह ही, यानी असहयोग आंदोलन की तरह ही, इस बार भी, यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी हम देखते हैं कि गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। तो भारत की जो जनसंख्या है, भारत के जो लोग हैं, उन वे सभी, लगभग सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आगे आए, और गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने अलग अलग ढंग से, अलग अलग काम करके अंग्रेजों का विरोध किया और कानून तोड़े। तो इससे अंग्रेज सरकार बौखला गई और अंग्रेज सरकार ने जो भी असंतुष्ट थे, जो भी आंदोलनकारी थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जेलों में डालना शुरू कर दिया। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनमें एक गांधी जी भी थे। तो इस तरह से आपने देखा कि यह आंदोलन ऐसे चला। यहां पर हम एक बातचीत और देखेंगे, पेज नंबर 358 पर जो सोर्स 4 है, जो एक बॉक्स दे रखा है, उसे भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये बॉक्स में जो भी मटेरियल लिखा है, उस पर बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, तो यही पैराग्राफ आपके एग्जाम में दिया जाता है और फिर इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना, समझना जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में इसका सही ढंग से उत्तर दे पाओ। तो इसका जो हेडिंग है इस पैराग्राफ की, इस बॉक्स की, वो है, कल हम नमक कर कानून तोड़ेंगे। गांधी जी कह रहे हैं कि कल हम भाई ये सॉल्ट जो लॉ है इसे तोड़ेंगे। तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि हाँ, पहले तो उन्होंने इसमें अंग्रेज सरकार की प्रशंसा की है कि उसने हमें रोका नहीं। अगर वो जबरदस्ती करती, हिंसा करती, हमें
आगे बढ़ने ही नहीं देती, पहले ही गिरफ्तार कर लेती तो ये आंदोलन हम नहीं कर पाते। तो ये एक तरह से अंग्रेज सरकार ने एक तरह की हमें लोकतांत्रिक छूट दी है, ये इसके लिए वो बधाई की पात्र है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो उसने किया है अंग्रेज सरकार ने, वो विश्व जनमत दूसरे देशों के दबाव में किया है। अगर वो निहत्थे लोगों पे, शांति प्रिय लोगों पे, अहिंसात्मक लोगों पे लाठीचार्ज करती, उनको मारती पीटती, उनको जेल में डालती, तो उसकी विश्व भर में बदनामी होती है अंग्रेज सरकार की। उस बदनामी से डर के उसने हमें कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसकी प्रशंसा करते हैं कि उसने हमें यहां तक आने दिया। और जो वो कहते हैं कि लेकिन जो इसका मुख्य कारण है वो ये है कि हमने अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया है। इस वजह से अंग्रेज सरकार मजबूर है, वो हमारे खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाई। और फिर इसमें एक बात और कहते हैं गांधी जी कि अगर मान लो अब हमें कल गिरफ्तार भी कर लिया जाता है तो भी जनता को अब किसी नेता की जरूरत नहीं है। जनता इतनी प्रशिक्षित, इतनी परिपक्व हो गई है हमारे आंदोलनों से कि अब वो अपने बलबूते पे खुद ही आंदोलन आगे चला सकती है। तो ये सब बातें इस सोर्स में कही गई हैं। आपको इस बॉक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, मेन बातों को नोट करना है, ताकि आप इस पर आसानी से अपने जो आगे की चीजें हैं, जिस पर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उस पर आप इनके सही ढंग से उत्तर लिख सको। अब हम यहां पर एक और चीज पर बात करने जा रहे हैं, और वो है कि गांधी जी की जो साबरमती से दांडी तट तक की यात्रा हुई थी, उस यात्रा के हमें रिपोर्टिंग कहां से मिलती है, मतलब कि ऐसा ऐसा हुआ उस यात्रा के दौरान। तो ये हमें हिस्टोरिकल सोर्स कहां से मिलते हैं जिससे हम जान सके कि उस यात्रा के दौरान क्या हुआ। आप सबको पता है कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, और हमें पता है कि इतिहास को जानने के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज होने जरूरी हैं। उसी के आधार पर हम उस समय का इतिहास लिख पाते हैं। तो गांधी जी की साबरमती से दांडी तट की जो यात्रा थी, उस यात्रा का सोर्स क्या है जहां से हमें पता चलता है कि ऐसा ऐसी घटना हुई। तो इसके दो सोर्स हैं, आपको अच्छे ढंग से याद रखने, इन पर क्वेश्चन आते हैं। पहला सोर्स जो है वो है कि अंग्रेजों ने गांधी जी के पीछे जो अपने पुलिस के गुप्तचर, अपने जासूस छोड़ रखे थे, जो उनकी पूरी यात्रा में भेष बदल के चुपचाप उनके साथ आगे पीछे घूम रहे थे, वो रिपोर्ट भेज रहे थे अपने ऑफिसरों को, अपने पुलिस अधिकारियों को। तो वो लिखित रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध है, उसके आधार पर हमें पता चलता है कि भाई इस यात्रा में क्या क्या हो रहा था। तो इस रिपोर्ट में अगर हम देखें, और दूसरी जो है वो है अमेरिका की एक टाइम्स पत्रिका है, बड़ी प्रसिद्ध, जो आज भी प्रसिद्ध है। तो उसका एक जो अमेरिकी पत्रकार आया था, टाइम्स पत्रिका का पत्रकार, तो उसने भी इस पूरी यात्रा को कवर किया कि जब से गांधी जी वहां से शुरू हुए साबरमती से और दांडी तट तक पहुंचे, तो टाइम्स पत्रिका का जो पत्रकार है वो लगातार गांधी जी के साथ रहा और उसने इसकी पूरी रिपोर्ट दी। और बल्कि उसी टाइम्स पत्रिका की कवरेज की वजह से ही गांधी जी की ये जो यात्रा है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई, और सारी दुनिया का ध्यान गांधी जी पर और भारत में होने वाली घटनाओं पर फोकस हो गया। तो इस तरह से उस टाइम्स पत्रिका में छपी रिपोर्टों ने गांधी जी को और भारत को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो इनके बारे में हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, कि इन दोनों चीजों में, यानी कि जो गुप्तचरों की रिपोर्टें थी और टाइम्स पत्रिका की जो रिपोर्ट थी, उसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो जब तक आप इसके बारे में अच्छे ढंग से अब तक जो हमने पढ़ा उसको अपनी किताब में पढ़ें, और जो प्रश्न मैं भेजूंगा उन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से करें। तो अगले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे इसके आगे के विषय पे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।